हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज से जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो है, इसके ऑब्जेक्टिव जो है महेश कुमार बनवाल का, ये कॉस्मोस का है। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है सभी सब्जेक्ट बाय। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहले राज्य व्यवस्था का है। इसमें कुल 16 टॉपिक दिया गया है। फिर भौतिक विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, जीव विज्ञान, रस, ऐसे करके सब दिया गया है। तो आज जो हम लोग हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसके जितने भी चैप्टर है यहाँ पे, भारत का संवैधानिक विकास, उद्देशिका, राज एवं राज संघ, राज क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल, संघ राज्य संबंध, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन और संविधान की अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, इस सभी को हम लोग जो है जितने इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और जितना इस बुक में दिया गया है सभी को जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अध्याय 1, भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। तो सर एलिजा इम्फे। यहाँ देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तथा सर एलिजा इम्फे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से जो है 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे एलिजा इम्फे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम में किया गया था। तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो है प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को शामिल करने का प्रथम प्रयास किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। कैनिंग ने 3 भारतीयों जो है बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। इस परिषद को केवल एक सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। तो इसमें जो है 3 भारतीयों को शामिल किया गया था और उस समय 1861 में जो है वायसराय कौन थे, तो ये थे कैनिंग। और ये 3 भारतीय कौन कौन थे, तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। और इसमें जो है केवल सलाह देने के लिए जो अधिकार था, इसको जो है विषय पर चर्चा करने का नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का शक्ति प्राप्त हुआ। तो बजट पर चर्चा करने का शक्ति जो है भारतीय विधान परिषद को प्राप्त हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892 से। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 से जो है भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। उसे शक्ति दिया गया था बजट पे मतलब विचार करने का, बहस करने का, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का जो है आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक जो है प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ देखिए क्या है, नियंत्रक मंडल की स्थापना। तो नियंत्रण मंडल की स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो अभी हम लोग देखे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसमें हो जाएगा विनिमय अधिनियम 1773। फिर है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो ईसाई मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी चार्टर अधिनियम 1813 से। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 से। तो इस तरह हम लोग का आंसर जो है बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में जो है 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है यहाँ पे राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप को अलग कर दिया गया था और इंग्लैंड में 6 सदस्यीय जो है नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा जो है ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान किस एक्ट से किया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 से। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य, जिसमें कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य किसको? तो लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई थी। और चार्टर अधिनियम के द्वारा 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन था। नेक्स्ट देखिए है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। अभी हम लोग देखे थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है कब अपनाई गई थी? तो हम लोग देखे थे 1861 के जो है एक्ट से। तो यहीं पे देखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई थी? महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया था। तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। सॉरी, यहाँ हम लोग देखिए 1892 में जो है अप्रत्यक्ष मतदान मतलब ये जो है निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। तो 1919 के अधिनियम द्वारा जो है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो 1919 के अधिनियम को जो है माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। तो यही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? तो 1937 में। और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। तो उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए थे। और इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और 1937 में जो है इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उड़ीसा एवं सिंध नाम की 2 नए प्रांत बनाए गए थे। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो संघ में जो अवशिष्ट शक्ति है ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल को जो है संघ में अवशिष्ट शक्ति दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूची में हुआ था: संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। तो कौन कौन सा? तो अवशिष्ट शक्तियाँ और विदेशी प्रतिरक्षा एवं कुछ आपातकालीन जो था अधिकार ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल वही भारतीय शासन स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। यहाँ देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 से प्रेरित है। तो कहाँ से प्रेरित है ये? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 से प्रेरित है। और ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 123 में है। तो वर्तमान में ये शक्ति संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 123 में
जो है अंतर्गत दी गई है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना में है? तो आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा से ली गई है। जहाँ पे संघ रहेगा, मजबूत संघ का बात रहेगा, ये सभी जो है कनाडा से ली गई है। यहाँ देखिए, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में और सशक्त है। तो केंद्र जो है राज्य की तुलना में ज़्यादा सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ, अनुच्छेद 243 विधि बनाने का अधिकार संसद को, अनुच्छेद 201 और राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा से के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ देखिए, राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, विधि बनाने का अधिकार संसद को है ये, और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सभी जो है कनाडा से लिया गया। और संघात्मक शासन व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। यहाँ दिया गया है जो कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया, तो देखिए मूल अधिकार, तो मूल अधिकार तो यूएसए से लिया गया है। राज्य का निर्देशित तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। फिर इसके बाद देखिए आगे इधर होगा, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो अभी हम लोग देखें, संघ जो है राज्य से अधिक है, तो ये हो गया कनाडा से, तो ये कनाडा से लिया गया है। भारत में राज्यों का संघ तथा संघ अधिक शक्ति निहित है, कनाडा से लिया गया है। फिर देखिए, राज्य का निर्देशित तत्व जो है आयरलैंड हो जाएगा, मूल अधिकार यूएसए हो जाएगा, और संबंधित सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसी तरह देखिए, राज्य के नीति तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की संबंधित सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ है कनाडा से, तो ये हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में क्या है, न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। तो भारत में जो है न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पूर्वालोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून का न्यायालय में पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें रद्द कर देना अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पूर्वालोकन कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, क्या ये सत्य है? भारत सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। इसके बाद फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा की जाती है। ये देखिए, इसमें जो है सत्य है। तो ये पहले प्रारंभ में अमेरिका में जो थी सरकार की संघीय प्रणाली थी, अब ये नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत की बंगाल प्रांत की पूर्वी भाग से हुआ था। तो जब भारत अविभाजित था, मतलब उसका विभाजन नहीं हुआ था, बांग्लादेश नहीं बना था, तो उस टाइम में जो है, मतलब पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस टाइम में जो है वहाँ पूर्वी भाग जो है बंगाल के वहाँ से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात क्या हुआ, वो पाकिस्तान में चला गया, बंगाल का पूर्वी भाग। तो इसलिए जो है देश के विभाजन के पश्चात इस क्षेत्र में पाकिस्तान चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से पुणे संसदीय क्षेत्र से जो है उपचुनाव निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर की जो है जन्म हुई थी 1891 में और मृत्यु 1956 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। तो महू के मध्य प्रदेश, मतलब महू में मध्य प्रदेश में जो है हुई थी। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुई थी और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य इसमें से कौन नहीं थे? तो इसमें देखिए हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 1946 में जो अंतरिम सरकार बना था उसमें ये सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, और ये जो इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। अंततः बैठक में 389 सदस्य में से केवल 211 सदस्य भाग लिया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो संविधान की प्रस्तावना जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, यही बाद में भारत का प्रस्तावना बना। तो क्यों होना जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत ने भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज व्यवस्था का परिकल्पना की गई थी, जिसे सभी लोग के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ जो है समिति और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ये कौन थे? ये थे एस.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे के.एम. मुंशी। तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे ये के.एम. मुंशी थे। फिर है राजस्थान रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य ये थे वी.टी. कृष्णामाचारी। फिर है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णाचारी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारत संविधान के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो ये 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में समय लगा था और कुल 11 अधिवेशन हुआ था। कुल अवधि 165 दिन का रहा था। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये खर्च हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो इसका निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा में कानूनी सलाहकार कौन थे? तो कानूनी सलाहकार थे बी.एन. राव। तो संविधान सभा में कानूनी सलाहकार बी.एन. राव थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें से देखिए कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर ये थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार पटेल नहीं थे। तो इसमें जो है 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे तथा इसके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार थे। तो अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। और 6 अन्य सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारण से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद आए थे एन माधव राव। तो ऐसे पूछा जाता है बी.एल. मित्र की जगह पे कौन आए थे? तो एन माधव राव। और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसके जगह पे आए थे टी.टी. कृष्णाचारी। अभी हम लोग टी.टी. कृष्णाचारी के बारे में देखिए, राजस्थान जो है वहाँ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे। तो डी.पी. खेतान की जगह पे टी.टी. कृष्णाचारी आए और बी.एल. मित्र की जगह पे एन माधव राव आए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो कौन हो जाएगा? संविधान सभा द्वारा जो है इसे अधिनियमित किया गया था। आगे देखिए है किस वर्ष जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था वर्ष 1950 में। तो 1950 में जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान
सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान की गायन का समय 52 सेकेंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बीसर नारायण धर जो है कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये पहली बार 1911 में गाया गया था। और जनगण मन को गाने का समय 52 सेकेंड होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में जो है इसे लिखा गया था और इसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। निम्नलिखित में संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया, क्यों इसलिए 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 1930 में जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था और कांग्रेस की जो है बोला था, जो हम लोग 26 जनवरी तक जो है भारत को स्वतंत्र करवा के रहेंगे और अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1900 ये लाहौर अधिवेशन में बोला गया था 1929 में। और यहाँ जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाए थे और जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को तो ये डेट खाली पड़ गया। तो इसलिए जो है हम लोग जो है 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया गया था हम लोग का संविधान 26 जनवरी 1950 को और अब हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए हम लोग का दूसरा अध्याय आ गया उद्देशिका। अब लोग दूसरा अध्याय में देखेंगे उद्देशिका। तो चलिए अब लोग हम लोग प्रस्तावना के प्रस्तावना के जो है क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है जिन आदर्शों और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या कहाँ की गई है? तो मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। मूल अधिकार जो कहाँ है? संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। और राज्य का जो निर्देशक तत्व है जिसको लोग DPSP बोलते हैं, ये जो है 36 से 51 और भाग 4 में दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है कुल कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51 के A में दिया गया है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो आप लोग को प्रस्तावना याद होगा। हम लोग बोलते हैं संप्रभु, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका जो है ये ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुनिष्ठ क्या थी जब संविधान लागू किया गया? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभु संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर क्या है? संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सही हो जाएगा। आगे संविधान हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किस नाम से किया गया है? तो संविधान में जो हमारे राष्ट्र का उल्लेख है भारत तथा इंडिया नाम से ही किया गया है। तो संविधान में बस भारत को जो है भारत और इंडिया कहा गया है, तो भारत तथा इंडिया हो जाएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को जो सहकारी संघवाद G. ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद G. ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया? तो हम भारत के लोग जो है शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग जो है संविधान की प्रस्तावना में किया गया। हम लोग शुरू ही करते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो कहाँ दिया गया है? तो ये भारत के जो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसमें देखिए क्या अखंडता जो है 1975 में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1976, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। आगे सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहाँ है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत बताता है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है किस नाम से? तो सार्वभौमिकता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही जो है भाव व्यक्त करता है? तो भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही जो है पंथ निरपेक्ष का सही जो है भाव व्यक्त करता है कि भारत राज्य का जो है कोई अपना धर्म नहीं है, सभी जो है अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी को कोई मजबूरन किसी धर्म को नहीं मनवा सकता है।
निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, मतलब 5 प्रकार का जो है स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, तो यही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का जो है अंग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती वाद हुआ था 1960 में। तो केशवानंद भारती वाद कब हुआ था? तो 1960 में। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो है मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया और कहा इसके जो है मूल ढांचे में जो है परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। तो क्या भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है? तो हाँ, ये सत्य है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। इसमें सभी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का देखिए राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। अध्याय 3 है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। तो अब हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 3 राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन, संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सकते सम्मिलित होंगे। नहीं, भारत की देशी रियासत के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन। तो सरदार पटेल और बीपी मेनन द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। यहाँ देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासत में से 559 रियासत भारत में विलय हो गया और 3 रियासत हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो पटेल जो है इस विलय में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए सरदार पटेल को जो है लौह मार्ग कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और इसमें जो है पटेल का जो है सहायता कौन किए थे? तो बीपी मेनन द्वारा जो है इनका सहयोग किया गया था। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो है संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है। आगे, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर पुनर्गठन विषय के परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रथम आयोग कौन सा था? तो एसके धर। एसके धर जो है ये पहला आयोग था। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासत का जो है एक की अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया तथा देश विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगा राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत और की नियुक्ति की, अतः यह सिफारिश की गई राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इनके जो है फैसला से असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इनके जो थे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया था, इसलिए इसका नाम जेबीपी समिति रखा गया। तो दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति आया। इन्होंने भी भाषा के आधार पर जो है राज बनने से मना कर दिया। जून 1948 में जो एसके धर समिति आया था, ये भी बोले प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने तथा कितने राज्य बने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। नए राज्य की गठन की शक्ति किस में निहित है? तो नए राज्य की गठन की शक्ति जो है ये संसद में निहित है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो 1 नवंबर 2000 को की गई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके की गई थी और उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य बनी थी और 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके जो है झारखंड राज्य बनाया गया था, 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया गया था और 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश से अलग करके। आगे देखिए भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो ये जिस टाइम का क्वेश्चन था तभी 7 था, अभी जो है भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ देखिए 29 राज्य है, तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य की सृजन किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो प्रथम अनुसूची में। अगर भारत के संविधान में नए राज्य का सृजन करना हो तो इसे प्रथम अनुसूची में जो है संशोधन करना होगा। निम्न में से कौन एक भारत का संघ सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना लिया गया? तो सहयोगी राज्य था सिक्किम। इसे जो है पूर्ण राज्य बना लिया गया था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया था। एक नया राज्य बनने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? तो ये तो साधारण बहुमत चाहिए। तो ये साधारण बहुमत चाहिए एक नया राज्य बनने के लिए। आगे है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है। तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उस टाइम में तेलंगाना जो है 29वां राज्य बनी थी। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण में सही कालक्रम का पहचान कीजिए। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा 1953, हरियाणा हो जाएगा 1966 में जो पुनर्गठन से बना था, हिमाचल प्रदेश 1971 में और सिक्किम 1975 में। तो इसका कालक्रम देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर 1 के बाद 3, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए सही क्रम में क्या होगा, नागालैंड जो है 1963 में बना था। तो नागालैंड 1963, मेघालय 1973, सिक्किम जो हो जाएगा 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। तो 1 नंबर ही सही हो जाएगा। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन जो भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में किया गया था। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो है 20 क्षेत्र आरक्षित है। आगे देखिए है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2। तो भाग 2 जो है संविधान का ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय जो एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है तो किस आधार पर? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, तो उपयुक्त सभी के आधार पर। उपयुक्त सभी के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। सॉरी देखिए हम लोग का नागरिकता शुरू हो गया क्या? आगे है, किस देश से दोहरी नागरिकता का जो है सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। निम्न में से किस स्थिति के कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो परित्याग करने पर, वंचित किए जाने पर और पर्यावासन पर। तो ये सभी हो जाएगा। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए सात संविधान में कौन सा प्रावधान तुरंत लागू हो गया था? तो नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान जो ये सभी लागू हो गया था। अब हम लोग का अध्याय 4 है नागरिकता। तो अब हम लोग नागरिकता के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधी से संबंधित है? तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? तो भाग 2। फिर है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। शायद हम लोग अभी इसको देख लिए हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। तो ये सभी हो जाएगा। इसके बाद है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद है, किस स्थिति में भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? परित्याग करने पर या पर्यावासन करने पर, वंचित करने पर। तभी हम लोग ये शायद देख लिए। और आगे हम लोग का मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार से आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर इस वीडियो पर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और अच्छा कमेंट किए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे लाएंगे, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो फिर मेहनत करना भी ठीक नहीं लगता है। तो अगर आप लोग का इस पर अच्छा रहा और आप लोग कमेंट में बताइएगा इससे आगे का लाएँ, तो इससे आगे का लाएंगे और अच्छे से करवाया जाएगा। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ है, आगे अच्छे से करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग के कमेंट के बाद ही आगे वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।